हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्शन। हाउ ए ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो इसका क्या रोल होता है, क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं और लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें। ये वाला जो लेक्चर है वो हमारा दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर बात करें बच्चों कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्रिएट करता है न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल क्रिएट करता है विच लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ। मतलब अगर कोई भी नया इंडिविजुअल क्रिएट हुआ है या फिर बना है, रिप्रोड्यूस हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दोनों सिमिलर होते हैं। मतलब जहां से ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हुआ है, इंडिविजुअल का क्रिएशन हुआ है, तो ये दोनों के दोनों एक जैसे होंगे। क्यों होंगे, इसके पीछे कुछ रीजन है। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, बॉडी डिजाइन आर सिमिलर, बॉडी डिजाइन सिमिलर होती है। ब्लूप्रिंट हैव टू बी सिमिलर, ब्लूप्रिंट सिमिलर होती है। रिप्रोडक्शन मेकिंग कॉपी ऑफ ब्लूप्रिंट, और यहाँ पर क्या करता है, ब्लूप्रिंट की कॉपी करता है। जैसे मान के चलो ये कोई ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या है ये रिप्रोड्यूस हुए हैं, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, देखो एक जैसे। ठीक है, शक्ल एक जैसी, दिखने में एक जैसे, बॉडी डिजाइन एक जैसी, तो ये आपको देखने को मिलते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लें। तो इसके लिए जरूरी है जो ऑर्गेनिज्म हमारा रिप्रोड्यूस होगा, इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होगा, तो ये दो तरह से हो सकता है। एक तुम्हारा हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक हो सकता है असेक्सुअल। इसकी हम बात अभी करेंगे थोड़ी देर में। तो जैसे मान के चलो हमारे पास कोई रिप्रोड्यूसिंग सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है वो हमें मालूम है। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, क्रोमोसोम, जो हम लोग जानते हैं। तो क्रोमोसोम के ही अंदर होती है बहुत सारी प्रोटीन और डीएनए, केमिकल रिएक्शन, डीएनए कॉपी होती है वहाँ पर। ठीक है, डीएनए कॉपी होने के बाद क्या होता है, नया इंडिविजुअल बनता है और कुछ वेरिएशन देखने को मिलती हैं। ये आइडेंटिकल नहीं होता है, ये सिमिलर होता है। कैसा होता है, सिमिलर। क्या इंपॉर्टेंस है वेरिएशन की, तो वेरिएशन आप देख सकते हैं कि एक ही तरह के जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनमें कुछ वेरिएशन आपको दिख पा रहे होंगे। जैसे मिर्च है, तो मिर्च के कई सारे वेरिएशन आप देख पा रहे होंगे। इसकी वजह से आता है, इसकी भी बात करेंगे। पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव इन वेल डिफाइंड प्लेस, niches. Their body design allow them to use that particular niches. मतलब जो पर्टिकुलर स्थान होता है उसी को क्या करता है, वो उसी के हिसाब से अपनी बॉडी को डिजाइन करवाता है। द पोलर बियर इज वेल अडेप्टेड टू इट्स आर्टिक environment as their height for help them blend in with the snow and ice, and has a layer of fat under its skin which help it stay warm. तो क्या करता है ये, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी आपको या फिर बॉडी डिजाइन को क्या करता है, बॉडी को मेंटेन करके रखता है। However, niches can change because of region beyond the control of organism. Temperature can go up and down. Temperature, water level can vary. वाटर लेवल वेरी कर सकता है। और मेटेराइट हिट्स, if this is drastically altered, population will be wiped out. अगर मान के चलो यहाँ पर कुछ हमारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं या फिर उस तरह का इन्वायरमेंट ना मिले किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। However, if some variation are present, population can survive. कुछ वेरिएशन अगर थोड़े बहुत हैं तो सर्वाइव कर सकता है, अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द इंडियन पाइप प्लांट अर्लियर वाज फोटोसिंथेटिक
due to presence of chlorophyll. During the course of evolution, it lost its chlorophyll and became saprophytic. The variation in the plant mode of nutrition has helped it to survive till date. If there were a population of bacteria living in temperature water, अगर टेम्परेचर कोई भी पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया है, एंड इफ द वाटर टेम्परेचर वाज इंक्रीज, अगर भाई टेम्परेचर इंक्रीज करे बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ देम वुड डाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, बट फ्यू वेरिएशन रेजिस्टेंस टू हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। लेकिन कुछ क्या होते हैं, ग्रो करते हैं चाहे टेम्परेचर कितना भी हो जाए। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पेसीज ओवर टाइम। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, कौन कौन से मोड होते हैं रिप्रोडक्शन के? पहला होता है बच्चों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व। असेक्सुअल में क्या होता है, केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंपल एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे लेवल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें ये वाला मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाई पड़ता है। ठीक है, टू पेरेंट इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या होते हैं, दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि ह्यूमन हो गया, डॉग, एलिफेंट, बर्ड, प्लांट। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो हमारा सिंगल ऑर्गेनिज्म के द्वारा रिप्रोडक्शन होगा। तो पहला इसका जो टाइप है वो है फिजन, दूसरा जो है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा जो है रीजनरेशन, चौथा वो है बडिंग, और पांचवा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, छठवां है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये हमारे क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि सिंगल ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजन के बारे में। फिजन का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक सेल है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है डिवीजन। तो कोई भी सेल या कोई ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म के क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। द लिविंग सेल डिवाइड इनटू टू इक्वल और नियरली इक्वल पार्ट। तो क्या है यहाँ पर, एक हमारे पास दे रखी थी, अब ये क्या है, धीरे धीरे ग्रो करके बड़ी होके दो लगभग बराबर मेच्योर होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक लाइक बैक्टीरिया और सम प्रोटोजोआ। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया कुछ प्रोटोजोआ होते हैं जो कि बाइनरी फिजन को दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा बाइनरी फिजन अकर थ्रू एनी प्लेन। ठीक है, वो कहीं से भी कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ से क्या है, धीरे धीरे वो ग्रो किया, मेच्योर हुआ, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। Hence it is called simple binary fission. In case of paramecium, binary fission occur through transverse section. पैरामीशियम में क्या होता है, जो बाइनरी फिजन होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स का मतलब इस तरह से देख पा रहे हो आप, ये चीज़ क्या होगी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इस तरह से होगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये वालों को फिजन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स। लेकिन पिछले वाले में जो अमीबा में था वो किस तरह से हो रहा था, इस तरह से हो रहा था। ठीक है, इन केस ऑफ लिस्मानिया बाइनरी फिजन अकर थ्रू लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लिस्मानिया में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डिवीजन होता है, फिजन होता है। तो हमारे पास कोई एक सिंगल सेल है या फिर ऑर्गेनिज्म है, ये क्या होगा, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड होगा, ग्रो करेगा, उसके बाद डिवाइड हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन आपको देखने को मिलेगा प्लाज्मोडियम में और अमीबा में भी। इट अकर ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब भी कंडीशन कैसी हो जाए अनफेवरेबल, तभी जाके क्या होगा, मल्टीपल फिजन होगा। अमीबा बिकम्स ऑलमोस्ट राउंड, सेक्रेट ए हार्ड कवरिंग कॉल्ड सिस्ट। Inside the nucleus divide into many nuclei followed by division of cytoplasm. As a result, many daughter cell are formed. तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा एक सेल होती है उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल, और जो टूट के फिजन होने के बाद जो भी मिलती है उसको हम बोलते हैं डॉटर सेल। तो ये हमारी क्या है, सिस्ट है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो गई,
ये ब्रेक हो गई, तो इनको हम बोलेंगे डॉटर सेल। बडिंग क्या होता है? बडिंग ये हमारा ईस्ट में देखने को मिलता है। ए स्मॉल आउटर ग्रोथ इज फॉर्म ऑन ए पेरेंटल सेल, तो पेरेंटल सेल के ऊपर एक आउटर ग्रोथ होगी। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड, उसके बाद पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड होता है। द बड इंक्रीज इन साइज, और बड क्या करता है? साइज में इंक्रीज करता है धीरे धीरे। द बड सेपरेट एंड ग्रो फर्दर, उसके बाद ये अलग हो जाता है, उसके बाद फिर से वो ग्रो करता है। तो ये हमारा क्या बडिंग है। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग इनटू फ्रेगमेंट पीस, तो जब भी पीसेस के रूप में क्या हो या फ्रेगमेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। सीन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा, इलोथ्रिक्स। ऑन मैच्योरेशन ऑफ फ्रेगमेंट ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस, जब वो मेच्योर हो जाता है कोई भी पौधा वगैरह या फिर कोई इंडिविजुअल, उसके बाद क्या है? वो अपने आप छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो जाता है। दीज पीस और फ्रेगमेंट ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, उसके बाद वो न्यू इंडिविजुअल के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से न्यू इंडिविजुअल, ये हमारा मेच्योर हो गया, उसके बाद टूट गया। रीजनरेशन, इफ द इंडिविजुअल इज कट और ब्रोकन इनटू मेनी पीस, दीज पीस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल्स। अगर मान के चलो किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम कोई पीस काट दें, उसके बाद क्या है? वो अपने आप ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा छिपकली, तो छिपकली क्या करते हैं? पूंछ अगर कट जाए तो अपने आप क्या होती है? रीजनरेट हो जाती है। ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजनरेशन। मैनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट, तो अपने बॉडी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म मतलब नया पार्ट को ग्रो कराते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ डज दिस हैपन, ये कैसे होता है रीजनरेशन। स्पेशलाइज सेल हमारे पास है कोई, ठीक है, प्रोलिफरेट टू ग्रो और प्रोड्यूस मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है, मल्टीप्लिकेशन, और लार्ज नंबर ऑफ सेल हमारी बनती हैं। पहले स्पेशलाइज सेल हमारे पास है, उसके बाद क्या है? ये बहुत ज़्यादा नंबर में सेल होती है। सेल टाइप एंड टिश्यू चेंज, उसके बाद चेंज होता है सेल टाइप टिश्यू। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, तो यहाँ पर क्या हुआ? जैसे मानो ये है, इसको क्या है? कट कर दिया, उसके बाद ये है, तो अगर इसे कट किए तो कट करने के बाद क्या है? वो अपना रीजनरेट हो गया। तो ऑर्गेनाइज सीक्वेंस और डेवलपमेंट। रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन की जैसा नहीं होता है। रीजनरेशन का मतलब होता है कि कोई भी पार्ट वगैरह कट जाए, उसके बाद ग्रो कराए। ठीक है, रीजनरेशन इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंटायर बॉडी फ्रॉम द आइसोलेटेड बॉडी सेल when the organism body get cut into piece, but animal cannot wait to be cut to reproduce. Therefore, regeneration is not the same as reproduction. अगर मान के चलो ये एनिमल में हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एनिमल का कोई भी पार्ट कट जाए तो वो रिजनरेट नहीं होता है। बडिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, ये हमारा हाइड्रा में देखने को मिलता है। रीजनरेटिव सेल होती है यहाँ भी। तो यहाँ पर ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन ऑफ वन स्पेसिफिक साइट, यहाँ पर एक स्पेसिफिक साइट में क्या होता है? लगातार ग्रो होने लगता है। तो जैसे मान के चलो ये है, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट ग्रो किया, उसके बाद और उसके बाद और उसके बाद अलग से एक इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, आउटर ग्रोथ होती है, बड बोलते हैं इसे। दीज बड डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल्स, उसके बाद टाइनी इंडिविजुअल में ये ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद क्या हुआ? व्हेन फुली मेच्योर डिटेच, जब वो फुली मेच्योर हो जाता है, उसका डिटेच हो जाता है, वो पौधे से अलग हो जाता है। फ्रॉम पेरेंट बॉडी बिकम न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, उसके बाद वो नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? जैसे मानो प्लांट है, वेजिटेटिव ऑर्गन लाइक रूट स्टेम लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट, तो न्यू प्लांट में जैसे आलू वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। ठीक है, तो आलू में जो नया पौधा वगैरह निकलता है। वीडियो फिल्म में आपने देखा होगा इन द नोचिस अलोंग द लीफ मार्जिन, तो ये भी देखा होगा आप लोगों ने। बड्स आर प्रोड्यूस डेवलप इनटू ए न्यू प्लांट। This property of vegetative propagation is used in methods such as
लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मैनी प्लांट लाइक शुगर कैन, रोजेज और ग्रेप फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। तो आप लोगों ने देखा जैसे ग्राफ्टिंग वगैरह आपने लेयरिंग के फॉर्म में भी हम क्या कराते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं। तो शुगर कैन में उसका क्या होता है, स्टेम स्टेम को काट के हम खेत में लगा दिए तो क्या है, एक इंडिविजुअल तैयार हो गया। ऐसी रोजेज है, तो मान के चलो गुलाब की हमने कोई डंगी काट के ले आई और काटने के बाद क्या है, अपने घर में कहीं भी लगा दिया तो वो एक नया पौधा को बना लिया। ठीक है, इस तरह से। तो ये ग्राफ्टिंग हो गई। ठीक। एडवांटेज क्या होते हैं इसके, प्लांट कैन बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। यहाँ पर फायदे क्या होंगे, अगर मान के चलो पहले से आपने इस तरह से ग्राफ्टिंग कर दी, तो जब तक वो आप बीज लगाओगे, बीज लगाने के बाद धीरे धीरे ग्रो करेगा, तब तक ये क्या है, आपको फूल वगैरह देना स्टार्ट कर देगा। आल्सो यूज टू प्रोपोगेट प्लांट दैट हैव लॉस्ट ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर क्या है, सीड वगैरह लॉस्ट होने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो बनाना, ऑर्गन, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, तो यहाँ पर ये ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के रूप में। Plant produce are genetically similar to the parent plant to have all its characteristic. स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, सीन इन ब्रेड माउल्ड राजोपस। तो आप लोगों ने ब्रेड वगैरह में देखा होगा, जो फंगस वगैरह लग जाती है उसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ऑन इसे हाइफाई बोलते हैं, ब्लोफ, उसके बाद स्पोरंजिया, उसके बाद स्पोर्स। द स्पोर आर कवर्ड विद थिक वॉल ऑफ प्रोटेक्ट देम। स्पोर इवेंचुअली डेवलप इन टू न्यू इंडिविजुअल। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो बहुत जल्दी होती है। प्लांट टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर देखते हैं। न्यू प्लांट ग्रो बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग। तो कोई भी नया प्लांट ग्रो करेगा बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। सेल आर प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल मीडियम एज इट कंटेन मेरिस्मेटिक टिश्यू। डिवाइड एप्लेस फॉल। तो ये टिश्यू कल्चर है। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएट। तो इसको हमने क्या करा, इसमें डाल दिया। ग्रोथ हमारा जैसे ऑक्सीजन गिबेलिन है, डालने के बाद क्या हुआ, ये धीरे धीरे ग्रो करने लगा। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। द प्लांटलेस प्लेस इन द सॉइल ग्रो इनटू मेच्योर प्लांट। उसके बाद हमने इसको लगा लिया तो ये हमारे मेच्योर प्लांट बने जाएंगे बाद में। यूजिंग टिश्यू कल्चर मैनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन डिसीज फ्री कंडीशन। तो इस तरह से हम क्या है, टिश्यू कल्चर का प्रयोग करके बहुत सारे प्लांट को हम लगा सकते हैं डिसीज फ्री। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। तो जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं वहाँ पर हम इसका ये वाली टेक्निक का प्रयोग करते हैं। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट। अब देखेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डॉग है, ह्यूमन है, प्लांट, बर्ड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का होना जरूरी है। वन होना चाहिए मेल और दूसरा होना चाहिए फीमेल। इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। जर्म सेल होगा या फिर गैमेट होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट स्मॉलर, मोटाइल, और ये होता है लार्जर कंटेंट स्टोर फूड। द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर फॉर्म यूनिसेलुलर जाइगोट। और मेल और फीमेल क्या करते हैं, गैमेट फ्यूज होते हैं, उसके बाद जाइगोट को फॉर्मेशन कराते हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, से देयर इज फ्यूजन ऑफ टू जर्म सेल फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, वेरिएशन आर प्रोड्यूस। वेरिएशन गिव राइज टू वेराइटी एंड डाइवर्सिटी। तो वेराइटी और डाइवर्सिटी का राइज कराते हैं। इट इनेबल ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट एंड सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरमेंट। इट हेल्प टू प्रिवेंट द कंप्लीट एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पेसीज। यहाँ पर जो है प्रिवेंट करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म की जो हमारी संतान है या फिर वो ख़त्म ना हो।
प्लांट में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? वेजिटेटिव ऑर्गन, तो वेजिटेटिव ऑर्गन आप लोगों ने देखे हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वेजिटेटिव ऑर्गन हमारे ये होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपका जो प्लांट है ये वाली पत्तियों को हम बोलते हैं सीपल्स। सीपल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बर्ड कंडीशन एंड आल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये सीपल है वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड से, बर्ड कंडीशन से, और फोटोसिंथेसिस फंक्शन को भी परफॉर्म कराता है। ये होते हैं पीटल्स, ऊपर वाली पत्तियां। पीटल आर कलरफुल एंड लार्जर इन साइज एंड दे प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड आल्सो अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि फ्लावर का पूरा सुरक्षा करना और जो भी इंसेक्ट है उनको क्या करना? अट्रैक्ट करना, और ये कलर में होती है। सीपल एंड पीटल आर कॉल्ड द आउटर प्रोटेक्टिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो सीपल और पीटल क्या होती है? ये वाली और ये वाली आउटर पार्ट होता है फ्लावर का। कार्पेल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट। ये होता है कार्पेल। ये कार्पेल है पूरा, ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला ओवर, द सोयल एंड बॉटम पार्ट, नीचे भी दिख रहा है आपको। स्टाइल, ये वाला मिडल इलोंगेटेड पार्ट, और होता है स्टिग्मा, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो ये पूरा का पूरा आप बोलते हैं क्या? कार्पेल, तीनों को मिला के। द टर्मिनल पार्ट विच में भी स्टिकी, तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्पेल। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि हमारा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओबर, ओबरी बोलते हैं इसे हम। बात क्लियर है? तो पीटल और सीपल का काम होता है फ्लावर को सुरक्षा प्रदान करना, प्रोटेक्ट करना, और जो हमारी पीटल्स होती है, ऊपर वाली जो कलर वाली पत्तियां होती हैं, वो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। क्यों अट्रैक्ट करे? आगे बात करते हैं क्यों। क्योंकि उन्हें जरूरत होगी पॉलिन ग्रेन की रिप्रोडक्शन कराने के लिए। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहता है। ठीक है, जैसे फिलामेंट है, तो फिलामेंट में ऊपर होता है एंथर। इट प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। तो आप लोगों ने फूल वगैरह देखा होगा, तो ये जो कार्पेल है, कार्पेल के जो साइड में जो इस तरह से हमारे फिलामेंट टाइप के दिखते हैं, ऊपर एंथर होता है और यहाँ पर होता है क्या? येलो कलर का एक पाउडर टाइप का होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिन ग्रेन। इनको हम मिला के बोलते हैं स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कौन? स्टेमन, और फीमेल होता है कौन? कार्पेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में किस तरह से होता है? ये है एंथर, जो कि फिलामेंट का सबसे ऊपर पार्ट होता है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्या? स्टेमन। द एंथर प्रोड्यूस पॉलिन ग्रेन। एवरी पॉलिन ग्रेन हैव 2 मेल गैमेट, और हर एक पॉलिन ग्रेन के पास 2 गैमेट होते हैं। इनसाइड द ओवरी, ओव्यूल होता है, और इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक, और इसके अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। एट द बॉटम ऑफ एम्ब्रियो सैक देयर इज एग सेल, यहाँ पर होता है एग सेल, जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। इन द सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सैक देयर इज सेकेंडरी न्यूक्लियस, और यहाँ पर होता है एक सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये पूरा स्ट्रक्चर आपको याद हो, ओव्यूल, इनसाइड द ओव्यूल देयर इज एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक होता है, और बॉटम पे होता है एग सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल हो सकता है, बाइसेक्सुअल हो सकता है। द फ्लावर कंटेन इधर स्टेमन और कार्पेल। तो जो फ्लावर है उसके पास या तो स्टेमन होगा या कार्पेल होगा, जैसे पपाया, वाटरमेलन है। ठीक है, द फ्लावर कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पेल, जैसे हिबिस्कस है, मस्टर्ड, तो इनके पास दोनों चीजें होती हैं। पॉलिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर पॉलिन ग्रेन। जो पॉलिन ग्रेन है जो एंथर में होता है, वो कहाँ ट्रांसफर हो, कहाँ पे? ये जो दिख रहा है आपको स्टिग्मा में। फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, जो भी पॉलिन ग्रेन है उसका ट्रांसफर कराना है एंथर से स्टिग्मा में। इफ दिस ट्रांसफर अकर इन द सेम फ्लावर और एनोदर फ्लावर, या तो ये सेम फ्लावर में होगा या फिर एनोदर फ्लावर में होगा। सेम प्लांट इज इट इज नॉन एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर उसी प्लांट का पौधा जो है, उसी प्लांट का जो फ्लावर है,
और उसके एंथर से उसी के स्टिग्मा में कर चला जाए पॉलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है। अगर मान के चलो ए पॉलन इज ट्रांसफर फ्रॉम वन फ्लावर टू फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, तो एक फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर में चला जाए ऑफ द सेम स्पीशीज, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या हुआ, ये मक्खी ने लिया और यहाँ पर स्टिग्मा में डाल दिया, तो यहाँ से क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, पॉलिनेशन यहाँ भी हो रहा है, तितली एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ला रही है पॉलन ग्रेन, तो क्रॉस पॉलिनेशन हमारा ज़्यादातर ये इनकी बी की वजह से होता है। ठीक है। दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कैन अकर थ्रू विंड, ये विंड के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू और अदर एजेंट। तो ज़्यादातर जो होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, हवा के द्वारा भी हो सकता है। मैज प्लांट, जैसे कि मैज प्लांट है, तो इसमें हवा के द्वारा होता है। द पॉलन ग्रेन स्टिक द विंग, लेग एंड प्रोबोसिक्स ऑफ द इंसेक्ट, तो इंसेक्ट वाला हमने बता दिया। अदर क्या हो सकते हैं तुम्हारे, स्क्वायरल, बैट, वाटर, तो वाटर के थ्रू हो सकता है। आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन ए सुटेबल स्टिग्मा, सुटेबल स्टिग्मा में लैंड होने के बाद पॉलन ग्रेन, इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल, अब ये पहुंचेगा फीमेल जर्म सेल में, विच आर इन द ओवरी, जो कि ओवरी में होता है। तो इस तरह से गया ओवरी में। ठीक है। उसके बाद टू मेल गैमेट अपीयर एट दिस पॉइंट एट द पॉलन ट्यूब, तो दो इस तरह से मेल गैमेट न्यूक्लियाई के अंदर बाय डिजॉल्विंग द टिश्यू एंड रीच द ओवरी, पॉलन ट्यूब, while the other sperm nucleus, हाँ, of these one sperm nucleus enter the egg cell, एक कहाँ पहुँचता है, एग सेल में, एंड फ्यूज विद इट्स न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। while the other sperm nucleus move toward the two polar nuclei in the center cell and fuse with them, thus three nuclei together produce the endosperm nucleus, thus it is called as double fertilization। यहाँ पर इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पहला वन स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज विद एग सेल न्यूक्लियस, यहाँ पे पहला स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज हुआ एग सेल के साथ, और दूसरा स्पर्म न्यूक्लियस फ्यूज हुआ दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व इट्स पर्पस, द पीटल स्टीमन स्टाइल स्टिग्मा विदाउट विदर एंड जनरली फॉल ऑफ, उसके बाद क्या है, सूख जाता है पौधा। ठीक है। मेच्योर होने के बाद द ओवरी इनलार्जेस टू फॉर्म फ्रूट, उसके बाद जो ओवरी है वो फ्रूट बनाएगा। द ओवेरियन वॉल फॉर्मेशन, द फ्रूट वॉल, उसके बाद वॉल बनेगी, और ओविल बिकम द सीड्स, और ओविल्स क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे। ठीक है, बीज। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो, और जो सीड है वो फ्यूचर प्लांट होगा या फिर एम्ब्रियो बने, जैसे एम्ब्रियो है जैसे। Embryo develop into a seedling under appropriate condition. This process is as germination. तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो है वो क्या करता है, एप्रोप्रिएट कंडीशन में सीडलिंग कराता है, और उसके बाद ये वाले प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन। कोई भी सीड है आपने डाल दिया, वो धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लांट में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, और वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से बिल्कुल क्लियर किया था कि पॉलिनेशन क्या है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जाके देख ले, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। वहाँ पर हमने सारी चीज़ें बताई कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। ये वाले लेक्चर में हम लोग केवल ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ऑल ऑफ यू नो दैट आवर बॉडी चेंज एज वी बिकम ओल्डर। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होती है, हमारी बॉडी चेंज होती है। दिस चेंज अकर इन वेरियस फेजेस कॉल्ड एज ग्रोथ फेज। तो ये अलग अलग फेज में हमारी बॉडी चेंज होती है, इसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज।
लेट अस लर्न अबाउट देम फर्स्ट। पहले हम उनको पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। जैसे मानो चलो एज, फ्रॉम बर्थ टू एज, द एज ऑफ 10 to 11 ईयर्स। उसके बाद रेट ऑफ ग्रोथ हायर, फिजिकल ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ बोन्स मसल एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, सारी चीज़ें ग्रोथ होती हैं, ग्रो करती हैं। चेंज इन गर्ल, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, एक्वायर एंड देन लूज मिल्क टीथ। उसके बाद क्या है, दांत जो होते हैं दूध वाले। एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस, वो गिरने के बाद फिर से नए दांत निकलते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा है इस तरह से। चेंज इन बॉय, बॉय में क्या चेंज होता है, इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, एक्वायर देन एंड देन लूज मिल्क टीथ एंड अगेन एक्वायर न्यू वंस। यहाँ भी क्या होता है, वेट बढ़ता है, उसके बाद क्या है, हाइट भी बढ़ती है, और दूध वाले दांत गायब होने के बाद नए दांत निकल आते हैं। स्टेज क्या होती है, चाइल्डहुड की ये होती है। लेट अस लर्न अबाउट द सेकंड स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड द चेंज दैट अकर इन गर्ल एंड बॉयज। अब आ जाओ एज 11 से 18 के बीच में, एंड 21 इन बॉयज। तो 18 गर्ल और 21 बॉय। तो यहाँ पर ये बॉय है, ये गर्ल है। क्या चेंजेस दिखेंगे, रेट ऑफ ग्रोथ, बॉडी इज ग्रोइंग टू इट अडल्ट साइज, अडल्ट साइज की तरफ क्या करती है, बॉडी ग्रो करती है। मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यू का बढ़ावा होता है। चेंज इन गर्ल, गर्ल में क्या चेंज होते हैं, हेयर ग्रो एंड आर्मपिट, जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई, और जो जेनिटल एरिया होता है थाइयों के बीच में, वहाँ पर हेयर ग्रो करते हैं। लेग एंड आर्म, जेनिटल एरिया बिकम डार्कन इन कलर, और कलर कैसा होता है, डार्क हो जाता है। स्किन बिकम ऑयली, और स्किन भी ऑयली हो जाएगी। मे डेवलप पिंपल्स, पिंपल्स आने की संभावना रहती है। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, हेयर वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये डार्क हो जाता है। कौन सा, मेलेनिन पिगमेंट की वजह से, ध्यान रखना। चेंज इन गर्ल, ब्रीस्ट साइज बिगिन टू इंक्रीज, ब्रीस्ट साइज जो है वो इंक्रीज होगा। डार्कनिंग ऑफ स्किनिंग ऑफ द निप्पल एट द टिप ऑफ द ब्रिस्ट, और जो ब्रिस्ट है उसकी जो निप्पल है उसकी टिप जो है वो डार्क होने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से। बिगिन टू मैचुरेट, ड्यू टू एक्सेसिव मेलेनिन पिगमेंट की वजह से ये भी डार्क होता है। पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑफ फीमेल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉवर्टी, तो जैसी पॉवर्टी वाली एज होती है तो क्या है यहाँ पर ब्लड, पीरियोडिक लॉस ऑफ ब्लड बॉडी से होगा। चेंज इन बॉय, बॉय में क्या होगा, हेयर ग्रो इन आर्मपिट, आर्मपिट में जेनेटिक जेनिटल एरिया बिटवीन द थाई लेग एंड आर्म, जो लड़कियों में था वही लड़कों में चेंज होगा। और क्या दिखेंगे बॉय में चेंज, जेनिटल एरिया बिकम डार्कर इन कलर, वही सारी चीज़ें हैं। बट ग्रोथ ऑफ थिकर हेयर ऑन फेस, और यहाँ पर एक चीज़ अलग है लड़कियों से, लड़कियों की जो दाढ़ी मूछ नहीं आती जो कि लड़कों की आती है। वॉइस बिगिन टू क्रैक, और आवाज़ में थोड़ा बदलाव हो जाता है। पेनिस बिगिन टू बिकम इन लार्ज एंड इरेक्ट। ठीक है, स्टेज आ जाओ पॉवर्टी, द स्टेज अटेंडिंग सेक्सुअल मेच्योरिटी, तो यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है ये वाली एज में। पॉवर्टी इज करेक्टराइज बाय, कैसे, फ्रिक्वेंट इमोशनल शिफ्ट, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी थोड़ी इमोशनल आप लोगों को दिखनी स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ड्यू टू सेक्रेशन ऑफ स्पेशल हार्मोन एज देयर इज मेचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यू, तो रिप्रोडक्टिव टिश्यू, फिजिकल मेचुरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये मेल का होता है, ये फीमेल का होता है। एज 18 ऑनवर्ड इन गर्ल एंड 21 ऑनवर्ड इन बॉय,
तो 21 साल के बाद लड़कों में, 18 साल के बाद लड़कियों में क्या होता है, ये होता है सब। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है। बॉडी इज फिजिकली रेडी टू रिप्रोड्यूस। तो 18 साल की लड़कियां और 21 साल के लड़कों के बाद क्या होता है, बॉडी अपने आप क्या है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। इट्स हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स। और ये तभी होगा जब दो इंडिविजुअल आपस में ज्वाइन देयर बॉडी टुगेदर फॉर इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र का मतलब ये है द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल टू द बॉडी ऑफ फीमेल। मतलब जो बॉडी होगी मेल की, उसके बॉडी से स्पर्म जाए कहाँ, फीमेल की बॉडी में। ठीक है, इंटरनल ट्रांसफ़र इसे बोलते हैं। ऑफ जर्म सेल फॉर फ्यूजन, फ्यूजन के लिए, तभी जाके कोई नया इंडिविजुअल बनेगा। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो ये होता है द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। तो ये होता है टेस्टिस। ठीक है, दो होती हैं। These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature। ऐसा क्यों होता है, इसकी पोजीशन यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि इनको जो टेम्परेचर है वो कम चाहिए बॉडी के टेम्परेचर से। टेस्टिस सेक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। तो ये टेस्टिस क्या करती हैं, हार्मोन को रिलीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछा जाए मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन का नाम बताएं तो होगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन अ बॉय एट द टाइम ऑफ पॉवर्टी। तो पॉवर्टी के टाइम पे ये सब देखने को मिलता है। ये होते हैं ब्लीड्स, ये होता है सेमिनल वेसिकल। द स्पर्म फॉर्म आर डिलीवर थ्रू द vas deferens which unite with a tube coming from the urinary bladder। तो ये vas deferens होता है, ये ब्लेड होते हैं। दस यूरिथ्रा दस फॉर्म ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। और ये यूरिथ्रा है वो दोनों का काम करता है। ठीक है, स्पर्म का भी और यूरिन का भी। एलोंग द पाथ ऑफ द vas deferens ग्लैंड लाइक prostate and the seminal vesicle at their secretion। ग्लैंड क्या करती है, at their secretion so that the sperm are now in a fluid which make their transport easier and this fluid also provide nutrition। penis, ये penis है, is the portion of the reproductive system that deliver the sperm to the site of fertilization। तो इसका काम क्या होता है कि जो मेल है, मेल के पास क्या है पेनिस, और ये फीमेल के इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है उसके लिए काम आता है। द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल एंड ए लॉन्ग टेल। तो ये जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, तो इसकी एक लॉन्ग टेल होती है, जेनेटिक मटेरियल लॉन्ग टेल दैट हेल्प देम टू मूव टूवर्ड द फीमेल जर्म सेल। जिसका काम क्या होता है, जिसका काम ये होता है कि जो फीमेल जर्म सेल है उसकी तरफ इसको मूव कराना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल जर्म सेल और एग आर मेड इन ओवरीज। तो ये ओवरीज हैं। दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन। ये कुछ हार्मोन का प्रोडक्शन कराती हैं। ये व्हेन ए गर्ल इज बोर्न, जब लड़की पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग। इसके अंदर थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। और रीचिंग पॉवर्टी, जैसे पॉवर्टी पहुंचती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। तो उसके बाद वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो हर महीने क्या होती है, साइकिल चलती है। ठीक है, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवरी टू द बॉम। अब ये क्या है, ओवरी से कहाँ गया, बॉम, थ्रू ए थिन ओविडक्ट
या फिर फैलोपियन ट्यूब के थ्रू, यूटेरस बोलते हैं इन्हें हम। तो ये ओविडक्ट है, इसके थ्रू कहाँ गया, ठीक है, यूटेरस। द टू ओविडक्ट यूनाइट इनटू ए इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज यूटेरस। अब ये यूटेरस है। यूटेरस ओपन इनटू द वेगिना। अब ये यूटेरस कहाँ पे खुलता है, वेगिना में, थ्रू द कैरवेक्स। तो ये वेगिना है, कैरवेक्स। द स्पर्म इंटर थ्रू द वेगिनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ये, ठीक है, काम करता है। द एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। दे ट्रेवल अपवर्ड एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे मे इनकाउंटर द एग। तो ये ऊपर की तरफ चलता है, उसके बाद ओविडक्ट में चला जाता है, जो कि इनकाउंटर करेगा एग पे। द फर्टिलाइज एग, द जाइगोट, गेट इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड स्टार्ट डिवाइडिंग। उसके बाद ये डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, इम्प्लांटेड। द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज एग और जाइगोट टू द वॉल ऑफ द वोम एट द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के टाइम पर हैज द यूटेरस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर महीने क्या होता है, वो धीरे धीरे, ठीक है, द लाइनिंग थिकनेस एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो ग्रो करता है धीरे धीरे। एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और जो एम्ब्रियो है न्यूट्रिएंट को लेता है कहाँ से, मदर्स ब्लड से, विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जिसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के माध्यम से वो न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है जो भी एम्ब्रियो होगा, ठीक है। तो ये प्लेसेंटा है। दिस इज डिस्क विच इज एम्बेडेड इन द यूटेरिन वॉल, जो कि यूटेरिन वॉल से ये कनेक्टेड होती है। प्लेसेंटा कंटेन विलाई, वन ऑफ द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो ये विलाई कंटेन करता है जिससे कि वो, ठीक है, ब्लड वगैरह से क्या है, न्यूट्रिशन को ले सके। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे। और द मदर साइड एज ब्लड स्पेसिस वे सराउंड द विलाई, दिस प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। तो बिलाई का काम क्या होता है, जो भी ग्लूकोज है, भोजन वगैरह है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट हैं, वो सारा पहुंचाना कहाँ, एम्ब्रियो के पास, ऑक्सीजन वगैरह। तो ये मैटरनल, ठीक है, फॉइटल। तो ये मैटरनल है, ग्लूकोज, प्लेसेंटा ये है, और ये फॉइटल है, ठीक है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल आल्सो जनरेट वेस्ट सब्सटेंस। ये कुछ वेस्ट सब्सटेंस को भी जनरेट करता है, विच कैन बी रिमूव बाई ट्रांसफरिंग देम इनटू द मदर्स ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा के थ्रू ही क्या करता है, ये वेस्ट को भी निकालता रहता है, ठीक है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। तो यहाँ पर जो मदर्स बॉडी होती है, उसके अंदर जो डेवलपमेंट जो चाइल्ड का होता है पूरा का पूरा कंप्लीट, वो लगभग 9 महीने लगता है। तो 1 मंथ में कुछ इस तरह दिखाई पड़ेगा, 2 महीने में इस तरह से, 3 महीने में इस तरह से, 4 महीने में इस तरह से, 5 महीने में लगभग उसकी क्या है, धड़कन आपको सुनाई पड़ने लगेगी। 6 महीने में ये, 7 महीने में ये, 8 महीने में ये, 9 महीने में ये, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप मंथली दे रखा है। द चाइल्ड इज बोर्न एज ए रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूटेरस। तो यहाँ जब भी बच्चा पैदा होता है तो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में, जब भी यूटेरस से निकलेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कितने हिसाब से निकल रहा है बच्चा। वॉट हैपन व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज। अगर मान के चलो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट लिव फॉर अबाउट 1 डे। तो ये लगभग 1 दिन तक रहेगा, ठीक है। Since the ovary release one egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive as a fertilized egg. Thus,
इट्स लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी। तो 1 महीना फिर से आपको वेट करना पड़ेगा फर्टिलाइज करने के लिए, ठीक है। दिस would be required for nursing the embryo if fertilization had taken place. Now, however, this lining is not needed any longer. So the lining slowly break and come out through the vagina as blood and mucus. और ये लाइनिंग जो है म्यूकस के द्वारा बाहर निकल आएगी. This cycle take place roughly every month and is known as menstruation. तो ये साइकिल होती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल. तो ये लगातार हर महीने आती है. अगर मान के चलो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट यूजली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज. और ये लगभग 2 से 8 दिन तक चलती है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है? सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज ए वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज. तो इंटीमेट कनेक्शन होता है बॉडीज का. इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. कुछ डिसीज होती हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, ठीक है. तो हो सकता है कि आदमी से औरत में फैल जाए, औरत से आदमी में कुछ बीमारी फैल जाए. तो उसे हम किस तरह से बचाएं या किस तरह से हम कौन सी सुरक्षा अपनाएं जब भी हम लोग सेक्स करेंगे तब. तो डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे हम कैसे बचाएं जब भी हम सेक्स करेंगे, ठीक है. तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एसटीडीज कौन कौन सी हैं? जैसे मान लो गोनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया. ये हमारी होती है बैक्टीरियल डिसीज. कैसी होती है? बैक्टीरियल डिसीज. एक होता है एड्स जो कि बहुत खतरनाक होता है, और एक होता है वार्ड्स. इसे हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. ये होती है वायरल डिसीज. तो बैक्टीरियल डिसीज हो सकता है, वायरल डिसीज हो सकता है. इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिसीज ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? तो इसे क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं. तो कैसे करेंगे? यूजिंग ए कवरिंग कॉल्ड ए कंडोम. तो जैसे मान के चलो आप सेक्स करने जा रहे हैं, तो अगर आपने क्या है कंडोम का प्रयोग किया है फॉर द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स. सेक्स के टाइम पर पेनिस पे क्या लगा लिया? कंडोम. ये क्या करेगा? हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट. तो जिसके साथ भी आप सेक्स कर रहे हैं तो क्या है, ये वाली बीमारी कोई भी बीमारी है या फिर उसका ट्रांसमिशन नहीं होगा. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड द प्रेगनेंसी. और जब भी आप लोग सेक्स करोगे तो क्या है, प्रेगनेंसी के ज़्यादा चांस होते हैं. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी. अब जैसे मान के चलो हमें केवल एंजॉय के लिए मतलब सेक्स करना है, तो यहाँ भी हम लोग कुछ अपने सुरक्षा के उपाय ले सकते हैं. जैसे कौन कौन से हैं? प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन. प्रेगनेंसी जो है वो मेजर डिमांड होती है बॉडी की एंड माइंड ऑफ द वुमेन. जैसा कि आप जानते हैं वीकनेस आएगी, ठीक है, थकावट थकावट होती है, ठीक है, स्ट्रेस वगैरह होता है जब भी प्रेगनेंसी की कंडीशन आती है. एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, अगर मान के चलो वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी ना हो, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड. तो या कोई उसकी हेल्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइस्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं. कैसे हम प्रेगनेंसी को कम करें, ठीक है, या बचाएं, या फिर हमें प्रेग्नेंट नहीं करना है, ठीक है. तो क्या क्या है? These method or way are called as contraceptive method और method of birth control. कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी बर्थ है उसे कंट्रोल कर ले. बर्थ कंट्रोल, मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. These contraceptive method have number of categories based on their approaches. तो अप्रोचेस के हिसाब से हमारे बहुत सारे मेथड हैं
वन कैटेगरी इज द सर्टेन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। सबसे अच्छा जो है वो कैटेगरी कौन सा है कि जो भी बैक्टीरिया है वो स्पर्म तक ना पहुँच, स्पर्म जो है वो ना पहुँचे कहाँ तक, एग तक। मतलब जो मेल का है, मेल वो फीमेल के अंदर ना पहुँचे स्पर्म। ठीक है, जब भी आप संबंध बनाओगे तब। दिस मेथड इज कॉल्ड एज बैरियर मेथड। अभी बैरियर मेथड है, हम कैसे इसको प्रयोग करते हैं, तो मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, तो उधर हम क्या करते हैं, कंडोम का प्रयोग करके आराम से प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, तो ये बैरियर मेथड बना। मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पहला बना बैरियर, जिसमें कंडोम का प्रयोग करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम एसटीडी, ठीक है, सेक्सुअल जो हमारी ट्रांसमिटेड डिसीज है उससे बचाएगा। दूसरा है डायफ्राम, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म, जो क्या करे, स्पर्म की एंट्री से बचाए। ठीक है, तो डायफ्राम का प्रयोग करें। ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। Another category of contraceptive act by changing the hormonal balance of the body so that egg are not released and fertilization cannot occur। या फिर मान के चलो जो भी हार्मोनल हैं उसको बैलेंस हम कर लें बॉडी के, जिससे क्या है, एग रिलीज नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। दिस मेथड इज कॉल्ड केमिकल मेथड, इसको हम बोलते हैं केमिकल मेथड। तो पहला बना बैरियर, दूसरा बना केमिकल। बैरियर में हम लोगों ने देखा एक था मेल में कंडोम और दूसरा था फीमेल में। केमिकल में क्या आएगा, जैसे ओरल पिल्स हो गई, ठीक है, टेबलेट वगैरह का प्रयोग करके। दीज ड्रग कॉमनली नीड टू बी टेकन ऑरली बाय फीमेल एज पिल्स। ठीक है, हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंस दे कैन कॉज साइड इफेक्ट टू। अगर मान के चलो, ठीक है, इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस सच एज, अदर में कौन कौन आएंगे, जैसे IUCD, इसका मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। तो एक डिवाइस होती है। द कॉपर टी जिसे हम बोलते हैं, इसको हम लगा दें, ठीक है, द लूप होता है इस तरह से, इसका प्रयोग करके हम आराम से रोक सकते हैं। ठीक है, अगेन दे कैन कॉज साइड इफेक्ट ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटेरस। तो वहाँ पे यूटेरस में इरिटेशन होगी जिससे क्या है, साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो इसका भी हम कम प्रयोग करते हैं। Another approach to contraception is to avoid fertilization by blocking the path of the male and the female gamete। एक हमारे पास मेथड कौन सा है कि पाथ को ब्लॉक कर दें मेल और फीमेल के, तो कोई क्या है हमारे पास, सच मेथड आर कॉल्ड सर्जिकल मेथड, इसे हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो बैरियर, तो सर्जिकल मेथड मेल में जिसे हम बोलते हैं वेसेक्टोमी, रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, इफ द वेस्ट डिफरेंस इन द मेल इज ब्लॉक, स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड एंड फर्टिलाइजेशन विल बी नॉट टेक प्लेस। अगर मान के चलो जो वेस्ट डिफरेंस है उसको हम कट कर दें यहाँ से, तो क्या होगा, जिसे हम बोलते हैं नसबंदी। ठीक है, तो अगर करा दें तो क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फीमेल को क्या कर दें, ट्यूबेक्टोमी करा दें। ट्यूबेक्टोमी का मतलब जो भी ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, उसे क्या कर दें, टाइट कर दें या फिर कट कर दें। तो रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट, तो इसको हम क्या कर दें, रिमूव कर दें छोटा सा पार्ट या फिर कट कर दें फैलोपियन ट्यूब का, तो यहाँ पर क्या है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ट्यूबेक्टोमी, और मेल में कौन सा था, वेसेक्टोमी। ठीक है, if the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus and fertilization will not take place। While surgical method are safe in the long term, अब ये क्या है हमारे पास, लंबे समय के लिए सेफ मेथड हो गया। सर्जरी itself can cause infection and other problem if not performed properly। अगर मान लो ये सर्जरी प्रॉपर तरीके से नहीं करवाई तो क्या है, यहाँ पर इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। सर्जरी कैन आल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए सर्जरी करा सकते हैं, जैसे मानो आगे
अब हमें बच्चे पैदा नहीं करने हैं तो क्या है, इसको हम रिमूव करा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे सच सर्जरी में बी मिसयूज बाय पीपल, कुछ लोग मिसयूज करते हैं, हु डू नॉट वांट पर्टिकुलर चाइल्ड, जो कुछ पर्टिकुलर चाइल्ड को नहीं चाहते हैं। ठीक है, ना तो लड़की और जैसे लड़का चाहिए तो करा देते हैं। ठीक है, एज हैपन इन इलीगल सेलेक्टिव एबॉर्शन ऑफ फीमेल फोइटोसिस, तो ये इलीगल होता है। फॉर ए हेल्थ सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, तो यहाँ पर सेक्स रेशियो मेंटेन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ reckless female foeticide, illegal the killing of fetus, child sex ratio is declining at a alarming rate. Prenatal sex determination has been prohibited by law, इस लॉ को मतलब ये एक लॉ है जिससे रोका गया है कि कोई भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड। तो ये पूरा का पूरा हमारा लेक्चर था कि किस तरह से हम जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है किस तरह काम करता है, किस तरह से हम बर्थ कंट्रोल करें। ठीक है, तो टीबेक्टोमी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जानी, नसबंदी करा के, या फिर बेसेक्टोमी क्या होता है, तो ये तमाम बातें हम लोगों ने जानी। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।